हमारे ऊपर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी तक यहाँ तक अगर हम सीख पाए हैं, कुछ जान पाए हैं, तो इन्हीं विद्वानों को पढ़ करके जान पाए हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि मूल पाठ भी हमारे सामने रहता है साहित्य का। तो जब हम साहित्य के मूल पाठ को पढ़ेंगे और हिंदी आलोचना को पढ़ेंगे, और दोनों को जब एक साथ रहकर हम विश्लेषण करेंगे, तो कई बार कुछ ऐसे निष्कर्ष हमारे सामने आएंगे जो हो सकता है हिंदी आलोचना की किताबों में न लिखा गया हो या इन विद्वानों से छूट गया हो, क्योंकि सबकी अपनी एक हाइपोथेसिस होती है, एक परिकल्पना होती है, कोई रिसर्च, कोई काम, कोई किताब लिखने से पहले। तो उस परिकल्पना में कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है हमारे लिए कोई अन्य तथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो और हमारे पीछे के जो विद्वान काम कर चुके हैं उनके लिए कुछ अन्य तथ्य जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, और उसके साथ साथ अपने समय का बहुत प्रभाव होता है। अब ये बात मैं कह रही हूँ 2022 में ना, भारत जब एक लोकतंत्र के तौर पे जो है हम देखते हैं कि 75वीं अपनी वर्षगांठ जो है बहुत पूरी कर चुका है, तब मैं ये बातें कर रही हूँ। लेकिन जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे थे, तो कब लिख रहे थे? उस समय हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय एकता की बात हो रही थी। मैंने कहा कि हिंदी भाषा को कविता की भाषा के तौर पे स्थापित करने का काम भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ऐसी भाषा चाहिए जो राष्ट्रीय चेतना की वाहक हो। तो जिस समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास लिख रहे हैं, या आदिकालीन साहित्य को देख रहे हैं, या भक्तिकालीन साहित्य को देख रहे हैं, या नीतिकालीन साहित्य को देख रहे हैं, उससे हम लगभग 100 साल लगभग पूरा होने वाला है कि साहित्य के इतिहास को जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। तो 100 साल आगे की हम अब बात कर रहे हैं, तो यह जो बातें निश्चित तौर पे उनके समय में एक बड़ा फ्रेम है। जिस राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीय चेतना की बात हो रही है, वह बहुत प्रभावी है, राष्ट्रीय आंदोलन बहुत प्रभावी है। आप देखिए कि पूरी छायावादी कविता, जिसको कहा ही जाता है कि राष्ट्रवाद की कविता है, दरअसल बहुत बाद में नामवर सिंह ने उसको उस रूप में देखा। उसके पहले तो ये कहा जाता था कि पलायनवादी कविता है, या फिर रामचंद्र शुक्ल को ये लगा कि रहस्यवाद है, बहुत चीजें वहां पर। छाया का मतलब ये होता है प्रतिबिंब, जो बहुत स्पष्ट न दिखाई देती हो, हूबहू ऐसा ही नहीं दिखाई देती हो। तो छायावाद को लेकर के इस तरह की तमाम स्थापनाएं नहीं, लेकिन बाद में कहा गया कि दरअसल वो छायावाद क्या है? वो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, वह उसका प्रतिबिंब है, उसकी छाया है, उस रूप में उसकी व्याख्या की गई। तो एक बड़ा फलक है इन विद्वानों के पास उस दौर का, जिस पर जो है जाकर के वह हिंदी साहित्य को भी कसने का काम कर रहे हैं, या जो पीछे की जो आलोचनात्मक मानदंड है उनको देखने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अब बात करते हैं, तो दरअसल हमें उस समय, उस समाज को देखना चाहिए जिस समय और समाज में वह साहित्य रचा गया और लिखा गया। लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक आप देखेंगे कि उत्तर भारत का जो पूरा इतिहास है, वह बहुत उस तरह से स्पष्ट इतिहास नहीं है, जैसा कि आप देखते हैं कि मौर्यों के पास शुंग है, शुंगों के पास गुप्त है, गुप्त के पास जो है एक बड़ा साम्राज्य हर्षवर्धन के पास रहा। तो हर्षवर्धन के बाद और लगभग दिल्ली सल्तनत बनने के पहले तक का जो पूरा इतिहास है, राजनीतिक इतिहास की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, वह इतिहास में छोटे छोटे जो राज्य हैं, सामंत हैं, उनका इतिहास है। उसको राजपूत युग भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो उसमें राजा है वह इसी मतलब जो राजपूत है उससे संबंधित, उनके जो कुल है उससे संबंधित है। तो एक तरह से क्षेत्रीयता प्रभावी है वो जो 300-400 सालों का हमारा इतिहास है। होता क्या है कि जब राष्ट्रीयता प्रभावी होती है, तब जो है उद्देश्य कुछ और होते हैं, लेकिन जब वह छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है देश, यहाँ तक कि आप 1857 तक भी देखते हैं तो वही परिस्थितियां रही, और बाद में आकर के स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया भारत का, और गणराज्य के रूप में भारत जो है स्थापित। तो किनका एकीकरण किया गया? तो रियासतें की, जो छोटे छोटे जो है सामंत थे, जो उनके राज्य थे। तो वो स्थिति जो है उस समय में भी, उस दौर में भी थी, जब कोई बड़ा साम्राज्य भारतवर्ष में कभी भी जब भी न रहा हो। जब बड़ा साम्राज्य है तब तो जो है एक हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई मुगल साम्राज्य है, या उसके पीछे का जो है सल्तनत, हालांकि सल्तनत भी उतना बड़ा साम्राज्य नहीं था दिल्ली सल्तनत जितना मुगल बना बाद में। और यहाँ उससे पहले देखते हैं तो सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्यों के पास है। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, वो मौर्य साम्राज्य के जो है वो सम्राट रहे हैं या राजा रहे हैं। तो उसके बाद जो है जो ये हम 8वीं शताब्दी के बाद की जो हम बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन के बाद की जब हम बात कर रहे हैं, और मैंने कहा कि दिल्ली सल्तनत बनने के पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो छोटे छोटे राज्य हैं, छोटी छोटी रियासतें हैं, उनके अपने राजा हैं, उनके सामंत हैं, और क्षेत्रीयता साहित्य पर बहुत प्रभावी है। सिर्फ साहित्य पर ही नहीं, तमाम जो कलाएं हैं, आप देखें कि वही वो
दौर है जब चित्रकलाओं की अलग अलग शैलियां विकसित हो रही है, वही वो दौर है जब टेक्सटाइल्स का जो है अलग अलग तरीके से जो है उसका, जब आप, सबसे मजेदार है कि जब आप इन कलाओं के जो तमाम उपादान है, चाहे वो चित्रकला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो, स्थापत्य हो, मूर्ति कला हो, कपड़े बुनने की कला हो, तो तमाम की जो भारतीय कला है, जब इनका इतिहास पढ़ेंगे तो एक वो दौर है जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रीय शैलियां बहुत ज्यादा प्रभावी है। अब आप देखें कि दक्षिण भारत के जो मंदिर हमारे रवि शैली में बने हुए हैं, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, और बीच के कुछ ऐसे मंदिर भी हैं दक्कन वाले इलाके में जिनमें उत्तर और दक्षिण दोनों की शैलियों का प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो ये पूरी जो परंपरा विकसित हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो छोटे छोटे राज और राजा है वो जो है इसमें जो है प्रभावी है ये काम करवाने में, और उसके अपने तमाम सामाजिक, और मैंने कहा कि हर जो भी काम होता है उसका अपना सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उद्देश्य होता है। तो निश्चित तौर पे उनका एक बड़ा उद्देश्य रहा होगा, एक तो सबसे बड़ा होता है किसी समय में रोजगार देना अपनी जनता को, क्योंकि जब बड़े साम्राज्य टूटते हैं तो बड़ा साम्राज्य निर्भर करता है बड़ी पूंजी पर, बड़ी ट्रेड पर। तो ट्रेड मतलब व्यापार का ह्रास होता है, तो फिर से व्यापार को प्रोत्साहित करने का काम उस दौर में हो रहा था। और उसी दौर में आप देखिए कि क्षेत्रीय भाषाओं में कविता लिखने की शुरुआत, उसके पहले तक का पूरा साहित्य क्या है, एक बड़े फलन का साहित्य, संस्कृत साहित्य और प्राकृत साहित्य। लेकिन उस दौर में आप देखिए कि जहाँ की अपभ्रंश है, जहाँ का कवि है, वहाँ की बोली प्रभावी है उसके साहित्य में। अब आप देखिए कि सिद्ध कहाँ के रहने वाले हैं, पूरब के रहने वाले हैं, तो सिद्धों का जो पूरा अपभ्रंश है वहाँ पर भोजपुरी, मागधी और बांग्ला आदि का प्रभाव आपको दिखाई देगा उन भाषाओं का। और जैन कहाँ पर ज्यादा रहने वाले हैं, पश्चिमोत्तर प्रांत में। तो आप देखिए कि यहाँ की जो राजस्थानी और गुजराती का प्रभाव आप देखेंगे कि जैनियों के अपभ्रंश में ज्यादा दिखाई देगा, पंजाबी का भी प्रभाव है कुछ। तो अब जो क्षेत्रीयता रही उस समय वो प्रभावी नहीं, तो इसलिए हम मैंने ये कहा ना कि जब हमारे यहाँ रामचंद्र शुक्ल या आचार्य चंद्रशेखर का विश्लेषण कर रहे हैं तो वहां पर एक राष्ट्रीय कह सकते हैं एकता का एक जैसे ज्वार है उस समय, तो सारी चीजें उस परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है, तो एक निष्कर्ष सबके ऊपर डाला जा रहा है। लेकिन जब आप हम 100 साल बाद उसका मूल्यांकन करेंगे तो हमें उस इतिहास में जाकर के देखना है जब छोटे छोटे राज्य थे, उन जहाँ के वो राज्य थे वहाँ की शैलियाँ क्या थी, वहाँ की भाषा क्या थी, और वह किस तरह से साहित्य से लेकर के तमाम जो उनकी कलाएं थी उनको जो है वह एक तरह से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे थे, एक तरह से लोगों को उत्साहित करने का काम कर रहे थे अपने यहाँ के शिल्पियों को, कलाकारों को और साहित्यकारों को। तो अब जब हम उनका मूल्यांकन करेंगे तो हम इस परिप्रेक्ष्य में, इस फ्रेम में जाएंगे, किसी बड़े फलक के बजाय हमें छोटे छोटे कैनन बनाने होंगे, और वो छोटे छोटे कैनन में जाकर के जब हम साहित्य का मूल्यांकन करेंगे तो हम एक बेहतर निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो एक बड़ा कैनन मैंने कहा कि यूरोपीय विद्वानों ने दिया, हमारे यहाँ के इतिहास का, हमारे यहाँ के साहित्य का, हमारे यहाँ के कलाओं का के मूल्यांकन है, बड़ा मानदंड उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से दिया। और हमारे यहाँ के विद्वानों ने जब चाहे वो इतिहासकार रहे हो, चाहे साहित्य के इतिहासकार रहे हो, साहित्य के आलोचक रहे हो, या मूर्ति कला के चिंतक रहे हो, स्थापत्य कला में काम करने वाले तमाम जो विद्वान रहे, उन्होंने उस राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा कैनन अपना प्रस्तुत किया, जिस पर यूरोपीय विद्वानों के काम का प्रभाव भी था, और चुनौती के तौर पर भी वो ले लेते थे, उनसे अलग हट करके अपना एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनको अपना निष्कर्ष भी देना था। ये काम हो रहा था उस पूरे दौर में। लेकिन जो है, और उस दौरान ऐसा होता है कि एक प्रवृत्ति बहुत प्रभावी करती है। हमने सबसे पहले बार्डिक पीरियड की बात की थी जो यूरोप से आता है, यूरोप के साहित्य के इतिहास लेखक से आता है, और एशिया हमारा बहुत कुछ, तो एशियाटिक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मूल्यांकन हम यूरोपियन नजरिए से करते हैं। आज हम हिंदुस्तानी भी उनका उस प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त नहीं है, क्योंकि जो उपनिवेश जहाँ पर लगता है तो वहाँ के उस देश की जो जनता होती है तो लंबे समय तक उसका प्रभाव जो है वह बना रहता है। अभी भी आप देखिए कि कोई भी हमें ये लगता है कि जो अंग्रेजी जानता है या जो बोलता है वो ज्यादा विद्वान होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विद्वता का मतलब सिर्फ भाषा नहीं होती है, आप ब्रज में भी काम करके उस टक्कर के विद्वान हो सकते हैं, लेकिन यह है कि काम ईमानदारी से होना चाहिए और बेहतर ढंग से होना चाहिए। तो यह दरअसल अंग्रेजी वाला भी जो पूरा होता क्या है, एक हमारी जो हम कह सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल उत्तर उपनिवेशवादी जो कुछ अवशेष बचे हुए हैं या उसी का एक हिस्सा है, तो हम उससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए। तो एशिया का जो पूरा साहित्य रहा वो यूरोप के साहित्य से निश्चित तौर पर अलग था, लेकिन मानदंड हमने किए बनाए यूरोपियन लिटरेचर, जो वहाँ का पॉलिटिक्स है उसको, वहाँ का जो काव्य शास्त्र है उसको हमने मानदंड बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे
जिनकी थी उनसे जुड़े हुए जो विद्वान थे वो उसी आधार पर काम कर रहे थे। तो बाद में जब हम उस काम में शामिल हुए तो हमने भी उन्हीं मानदंडों को लिया। अब उनका जो है मामला है कि चारण काल में दिखाई दे गया, क्योंकि उनका जो अपना इतिहास है वो वैदिक पीरियड है। तो हिंदी का जो इतिहास होगा पहला वह क्या होगा, चारण काल होगा, या वीर गाथा काल होगा, या युद्धों का जो साहित्य लिखा गया वह होगा। और उससे मैंने ये कहा कि बाद में भी हमारे विद्वान जो है वह मुक्त नहीं हो पाते हैं। बाद में आकर के आदिकाल को नाम देते हैं आचार्य जैन शब्द भी, लेकिन जो रासो काव्य है जो सिर्फ एक प्रवृत्ति मात्र है वह इतनी ज्यादा प्रभावी हो गई कि बाकी जो प्रवृत्तियां पूरे अपभ्रंश साहित्य की है वह छुप गई। और होता क्या कि चूंकि भाषा थोड़ी मुश्किल है, कठिन है, एक अलग तरह की भाषा है, तो हम बहुत बार कोई पाठ को नहीं पढ़ते हैं और जो इतिहास में लिखी गई, आलोचना में लिखी गई जो चीजें हैं उन्हें ही हम ले लेते हैं और उनका जो अर्थ 100 साल पहले कर दिया गया उसी अर्थ से आज भी काम चला रहे हैं या नहीं, कोई दूसरा अर्थ तो नहीं देते हैं। अब आप एक बहुत जो प्रचलित दोहा है उसके माध्यम से मैं इस बात को और करके करना चाहूंगी आप लोगों को। आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी के इतिहास में भी वह लिखा हुआ है दोहा जहाँ जो शुरू में कोट किया है, भल्ला हुआ जो मार गया, सुना है? कोई कहे तो आप लोगों में से किसी को याद है? भल्ला हुआ जो मार गया गंडी मारा कंकु, लज्जे जगी बयन सिनु जे भग्गा घर अंकु। मतलब एक स्त्री है जो ये कह रही है कि अच्छा हुआ कि मेरा पति युद्ध में मर गया, अगर वो वापस भाग करके घर आता तो मैं अपनी सखियों के बीच में क्या होती, लज्जित होती। यह अर्थ दिया है, यह शाब्दिक अर्थ है इसका भावार्थ किया गया उस दौर में हमारे इतिहासकारों के द्वारा और आलोचकों के द्वारा क्या कि यह दरअसल जो युद्ध प्रिय जातियां थी भारतवर्ष में उनसे जुड़ी हुई है स्त्री निश्चित तौर पर रही होगी। और यह दरअसल युद्ध का दर्प है, एक स्त्री का दर्प है कि जो चाहती है कि उसका पति जो है युद्ध में जाए तो शहीद हो जाए, लेकिन दरअसल वास्तविकता ऐसी नहीं होती है, इससे उलट होती है। कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती है कि उसका पति मर जाए, कोई भी स्त्री नहीं चाहती है। हाँ, तब कुछ मतलब ऐसी चीजें हैं तो वो आवाज कर पाते हैं तो, लेकिन अब इसका यह विश्लेषण किया गया। लेकिन हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि अगर युद्ध से कोई भाग करके आता है तो उसके साथ समाज का व्यवहार, उसके साथ उस समय का जो दंड विधान है वह क्या है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो युद्ध से भागा हुआ सैनिक रहेगा वह पहले जैसा जीवन जी पाने में सक्षम अपने समाज में नहीं रहेगा। और उस समय जिस समय का यह दोहा है, लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास का यह दोहा माना जा रहा है, 11वीं शताब्दी के समय का। और एक विद्वान है अल-बिरूनी जो भारत आया था और भारत का वर्णन, दरअसल उस समय बहुत सारे, जैसे आपने सुना होगा कि वेदव्यास भारत आया था तो उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, इब्न बतूता भारत आया था तो उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो तमाम जो यात्रा वृत्तांत लिखे उन्होंने क्या किया, जो देखा समाज में उसको दर्ज करते गए और आज भी वो किताबें हैं, आप लोग चाहे तो लेकर के पढ़िए। तो अल-बिरूनी लिखता है कि जो हिंदू युद्ध बंदी थे जब वो युद्ध पर से भाग करके आते थे तो वो पूर्ववत मतलब पहले का जो युद्ध पर जाने से पहले का उनका जीवन था वैसा जीवन उन्हें समाज में जीने का अधिकार ही नहीं था, और यह एक राजनीतिक दंड विधान था। और ये उसने उसका पूरा आत्मा रेखा वर्णन किया है कि किसी भी चौराहे पर जहाँ का वो रहने वाला होता था वहां पर उसे खड़ा करके उसके ऊपर गोबर फेंकते थे और तब तक उसके ऊपर गोबर फेंकते थे जब तक उस गोबर में दब करके उसकी मृत्यु न हो जाए। तो निश्चित तौर पर कोई भी पत्नी अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं चाहती। तो अगर हम किसी कविता का विश्लेषण करेंगे तो उस समाज की जो तमाम नीति है, मान्यताएं हैं, जो नियम है, जो कानून है, जिस ढांचे पे समाज चल रहा है उसके साथ हम बात करेंगे। मेरी आवाज से क्या फर्क पड़ता है और पुत्र के मर जाने से क्या फर्क पड़ता है। भारत में आज भी पुत्र को लेकर के जो लालसा है लोगों के मन में, आज 2022 तक की भी मैं बात कर रही हूँ। अब आप देखते कि कन्या भ्रूण हत्या या जो मतलब इस तरह के तमाम जो कानून बनाए गए भारत में, तो पुत्र को लेकर के जो लालसा है, लेकिन 10वीं 11वीं शताब्दी में एक व्यक्ति कह रहा है कि पुत्र के जन्म लेने से क्या फायदा और पुत्र के मर जाने से क्या फायदा। तो वो क्यों कर रहा है, कितना वो निराश है, कितना हताश है, कितनी त्रासद स्थिति में वो है। वो कह रहा है कि जिसके बाप की जमीन दूसरों के द्वारा हड़प ली गई हो, है ना, इसमें तो किसी जो है राजा रानी की कहानी नहीं है इन
देख रहे हैं तो अब वो कह रहा है कि निश्चित तौर पे अब उस समय कि हम जाते हैं कि दूसरों की जमीन, मतलब उसके पिता की जमीन, अगर किसी पुत्र के पिता की जमीन किसी दूसरे के द्वारा हड़प ली गई हो, और निश्चित तौर पे जो जिसने जमीन हड़पा होगा वो कौन होगा, वो ज्यादा शक्तिशाली होगा या सत्ता संरचना में वो ऊपर होगा, क्योंकि जो पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, वही तो दूसरे की चीज को हड़प लेगा ना। आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी ना, सुदर्शन की हार की जीत, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? बाबा भारती है, खड़क सिंह है, उसमें जो उनका घोड़ा चुरा लेता है खड़क सिंह, तो खड़क सिंह घोड़ा क्यों चुरा लेता है, कैसे हड़प लेता है? क्योंकि वो बाबा भारती से ज्यादा मजबूत है निश्चित तौर पे। तो उसी तरह से जो है दरअसल जब उसके उस समय की जो भूदान प्रथा है, जमीनों को दान देने की प्रथा थी भारतवर्ष में, जो लंबे समय तक चली, लगभग हजारों सालों तक चली वह प्रथा। उसमें क्या होता था कि गांव के गांव जो है वो दान दे दिए जाते थे। जब राजकोष में कई बार ऐसा होता था कि धन उतना नहीं है और लेकिन जो पेमेंट करना है, सामंत है, सेनापति है, मंत्री है, तो उनका पेमेंट कैसे होता था? तो उनके स्थायी पेमेंट की व्यवस्था थी कि जमीनों को दे दो दान और उससे आने वाला जो कर मिलेगा वो उनका पेमेंट रहेगा, टैक्स जो आएगा ना। जैसे 10 गांव किसी को दान दे दिए तो उन 10 गांव से आने वाला जो टैक्स है वह किसे मिलेगा? जिससे दान दिए गए, जो लाभ उस दान से पाने वाला है। तो अब होता क्या था कि उसके कुछ नियम थे, जो गांव दान में दे दिए जाते थे, वहां का जो व्यक्ति है, रहने वाले जो वहां के हैं, जो वहां की कामगार जनता है, जो वहां के किसान है, वो सब दान में चले जाते थे। उनका मालिक कौन होता था? जिसको दान दिया जाता था, और उसकी अनुमति के बिना वो उस गांव को छोड़ करके भी नहीं जा सकते थे, और नहीं जा सकते थे। अब आप देखिए कि भारतवर्ष में मध्यकाल में या लोक कथाओं में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो दंड हुआ क्या है? देश निकाला। किसी को देश निकाल दिया जाता था। दरअसल वो देश निकाला क्या होता था? यानी अगर आप जिन्हें जमीनें दान में दी गई हैं, जो लाभ प्राप्त करता है, उसके अगर उनके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं तो वो जब चाहे तब देश निकाला दे सकता है। आपको अपनी पूरी संपत्ति, गांव और अपने संबंधियों को छोड़ करके जाना पड़ सकता है। यह एक बहुत बड़ा पूरे मध्यकाल का दंड होता था, जो राजनीतिक सत्ता या जो सामंती सत्ता थी वह देती थी लोगों को। जैसे होता है ना कहानी में आप सुनते ना लोक कथाओं में कि राजा ने देश निकाला दे दिया, जिससे वह खुश नहीं है, जिससे वह संतुष्ट नहीं है। तो हमें इनका भी विश्लेषण करना है। जब हम इनका विश्लेषण करेंगे, ये जो मान्यताएं थी, ये जो दंड विधान है, अब उसमें है कि और वो जब चाहे तब किसी की भी भूमि को अपनी भूमि वह बना करके ले सकता है, जिसको इसमें कहा गया कि दबा लिया गया है, उसकी जमीन को दबा लिया गया। वो कह रहा है चापना क्या है? चापना जो क्रिया है दबाने के अर्थ में इस्तेमाल होती है पूरब में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसकी जमीन दबा ली गई है। निश्चित तौर पे किन्होंने दबाई होगी? जिनके पास शक्ति है, जिनके पास जो है जो सत्ता संरचना में उस समय मौजूद है। तो इस तरह की तमाम कविताएं, इस तरह के हजारों दोहे जो है ग्रंथ साहित्य में है, आदिकालीन साहित्य में है, जो आम जनमानस, जो आम दिनचर्या, जिसमें सिर्फ पृथ्वीराज का युद्ध नहीं है या बीसलदेव रासों का जो है बीसलदेव रास में या रासों में आप देख रहे हैं कि बीसलदेव जो राजा है पृथ्वीराज का युद्ध से पूर्वज राजा थे बीसलदेव, तो सिर्फ इनकी कहानियां नहीं लिखी गई है, बल्कि जो आम जनजीवन है, आम जनता से जुड़ी हुई तमाम जो है वहां पर साहित्य रचा गया है। और जिसको बार बार मैं कह रही हूँ कि जब साहित्य जो होता है समाज से जुड़ा होता है, तो निश्चित रूप से समाज में विविध प्रकार के आप देख रहे हैं कि मल्टी लेयर्ड बहुस्तरीय होता है ना समाज, एक ही स्तर तो होता नहीं है समाज का। लेकिन हमने क्या किया, हमारा जो पुराना साहित्य होता है, जो 1000 साल पहले का लिखा हुआ साहित्य या 500 साल पहले का, 200 साल पहले का लिखा हुआ साहित्य होता है, हम उन सबको एक ही मान लेते हैं, हम एक फ्रेम सेट कर लेते हैं और सारी चीजों को उसमें फिट करते हैं। दरअसल वहां पर भी उतना ही वेरिएशन है जितना आज हम अपने समाज में देख रहे हैं। जितनी बहुस्तरीयता हमारे समाज में है, जितना वैविध्य हमारे समाज में है, भारतवर्ष के इतिहास में हमेशा से विविधता रही है, हमेशा से बहुस्तरीयता रही है। यूरोप का जो इतिहास रहा है वहां पर 2 क्लास थे, एक जो है मतलब लंबे समय तक दास और जो मास्टर वाला, मालिक और दास वाला जो संबंध था वो वहां पे चलता रहा। फिर मालिक जो है वह पूंजीपति बन गए और दास जो है मजदूर बन गए। लेकिन भारत में जो भारत का जो सामाजिक बंटवारा है वह जो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो निश्चित तौर पे भेदभाव को बढ़ावा देने वाली रही है भारत में, या आज भी है, वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति प्रथा। लेकिन इसकी वजह से आप देखिए कि बहुस्तरीयता भारतीय समाज में
मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम, दरअसल ये 4 बंटवारे भी हमने अपनी सुविधा के लिए दिए हैं, इससे बहुत ज्यादा बड़े हैं। ये तो हमने अपने सामान्य और खासतौर से ये बंटवारा किसके आधार पर किया गया, सरकारी जो कुछ सुविधाएं आती हैं, जो सर्विस क्लास है, उन सब के आधार पर ये बंटवारा किया गया है। लेकिन जब हम स्तरीयता की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टी लेयर्ड चीजें हैं और वो इतिहास में भी रही है। तो जब हम उस दौर के साहित्य का मूल्यांकन करेंगे तो वह जो बहुस्तरीयता उस दौर में रही है उसे भी ध्यान में रखना जरूरी है। जब तक हम उसे ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हम बेहतर निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं कि उस समय के सारे कवि जो है वह राजाओं का गुणगान कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ जो है वो जो रासों का भी लिख रहे थे बस उतना ही साहित्य है और उसमें क्या है कि सिर्फ जो है वीरता का ही वर्णन हो रहा है, युद्धों का ही वर्णन हो रहा है। युद्धों का वर्णन निश्चित तौर पर हो रहा है, लेकिन युद्ध किसके साथ जुड़े हुए हैं, एक राजकीय सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, आभिजात्य वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उस दौर की जनता क्या कर रही थी, आम जनजीवन कैसा था उस दौर का, इसको जानने के लिए उन्हीं चीजों को दोबारा पढ़ना है। लेकिन किसके नजरिए से पढ़ना है, आम जनमानस के नजरिए से पढ़ना है। और आम जनमानस का नजरिया आपको कहां से मिलेगा, जब उस दौर के इतिहास को पढ़ेंगे आप, जो उस दौर के डायलॉग्स लिखे गए हैं उनको पढ़ेंगे, जो कुछ बाहर के जो लोग यहाँ के बारे में लिख रहे थे जब उनको पढ़ेंगे, तब आप इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं और फिर से आप एक नए दृष्टि से, नए नजरिए से पुनर्मूल्यांकन आदिकाल का, भक्ति काल का, ये तो वो छोटे से हिस्से को लेकर के मैंने अपनी बात की, लेकिन बहुत विस्तार है इसमें काम करने का। आप देखेंगे कि फिर भक्तिकालीन साहित्य का मूल्यांकन आप उस नजरिए से कर सकते हैं, रीतिकालीन साहित्य का मूल्यांकन आप उस नजरिए से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो हम कुछ और कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हाँ बताइए। अपभ्रंश भाषा देखिए उसकी लिपि है देवनागरी, ठीक है, जो संस्कृत की लिपि है, जो हिंदी खड़ी बोली की भी लिपि है, तो लेकिन उसका व्याकरण अलग है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैंने कहा कि जितनी भी भाषाएं, उत्तर भारतीय जो भी भाषाएं, उनका जो व्याकरणिक ढांचा है, उनका जो व्याकरण लिखा गया है, दरअसल वो लिखा किस पर गया है, संस्कृत के व्याकरण में। तो संस्कृत का व्याकरण आना चाहिए। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि संस्कृत के व्याकरण से बहुत अलग, क्योंकि संस्कृत से अलग भाषा हो, उसका व्याकरणिक ढांचा जो हमारी लोक भाषाएं हैं, जो अवधी है, चाहे ब्रज है, चाहे वह छत्तीसगढ़ी है, बुंदेली है, भोजपुरी है, उनका व्याकरणिक ढांचा और उनकी जो शब्द परंपरा है, शब्दकोश है, अपभ्रंश का पूरा शब्दकोश वहां से निर्मित है। या हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश को एक पुरान पहले का पेज है और वहां ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उसके लिए है कि आपको संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा, पुरानी भाषाओं का भी व्याकरण आना चाहिए और लिपि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो है जो अभी आपकी कंटेम्प्रेरी जो भाषाएं हैं उनको भी आप थोड़ा बेहतर तरीके से, होता क्या है कि हम हिंदी तो बोलते हैं, हम ब्रज तो बोलते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हिंदी या ब्रज भाषा जो है वह हिंदी और ब्रज का व्याकरण भी जानते हो, है ना। और कोई प्रश्न? बाकी जो है मैंने कहा ना कि संवाद होना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया होना चाहिए। ठीक है, हाँ बताइए। आदिकाल में कुछ गद्य भी लिखे गए हैं, लेकिन आपको पता है कि जो पूरा साहित्य, जैसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक पुस्तक है, वह गद्य की पुस्तक है, तो लेकिन अधिकांशतः जो साहित्य है वो कविता का ही साहित्य है। 19वीं शताब्दी से पहले तक का लगभग जो साहित्य, जैसे आप देखते हैं ना कि बाद में आकर के 84 वैष्णव की वार्ता या 252 वैष्णव की वार्ता, जो वार्ता साहित्य लिखा गया या लोक कथाओं के रूप में या गद्य में ही है, या लेकिन जो है बहुत कम है। ठीक है, आप किसी का प्रश्न सुना मुझे। मैंने अभी आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास और मुख्यतः आदिकाल के विविध पहलुओं पर के बारे में बताया और आदिकाल की जो भाषा है उसके बारे में विस्तार से आपको बताया। आदिकाल की जो भाषागत कठिनाई के कारण ही क्या होता है कि विद्यार्थी साहित्य से सीधे तौर पे नहीं जुड़ पाते हैं। मैडम ने उस पर विस्तार से आप लोगों को बताया, इसके साथ ही शोध के विषय में बताया, ये भी बताया कि अपभ्रंश के बारे में, अपभ्रंश के व्याकरणिक ढांचे के बारे में बताया और ये भी बताया कि क्षेत्रीयता जो होती है उससे क्षेत्रीयता का साहित्य से सीधे जुड़ाव होता है। और मैडम आपने बहुत
गर्भित व्याख्यान दिया और निश्चित तौर पे हमारे महाविद्यालय की छात्राएं लाभान्वित हुई होंगी। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जब कभी हम आपको बुलाएं तो आप ऐसे भी आ जाएं।